नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के बारे में। इससे पहले हमने भारतेंदु युग का परिचय ले लिया है। आज हम देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1918 तक माना गया है। द्विवेदी युग इन काव्यधारा। द्विवेदी युग से पूर्व कविता के क्षेत्र में श्रृंगार, भगवत भक्ति एवं देशभक्ति की धाराएं चल रही थी। भारतेंदु युग में खड़ी बोली को गद्य तथा पद्य का स्थान पूरी तरह नहीं मिल पाया था। भारतेंदु कालीन कविता के उपादान सीमित तथा अधिकांशतः पृष्ठपेषित थे एवं इस युग की काव्य भाषा परंपरागत थी। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग से पूर्व जो कविता के विषय थे वो श्रृंगार विषय को लेकर कविताएं हो रही थी, भगवत भक्ति को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी, साथ में देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी भारतेंदु युग में लिखी गई। यानी कि हम देखते हैं कि द्विवेदी युग से पहले जो काव्य के विषय थे ये मुख्य 3 विषय थे: श्रृंगार, भगवत भक्ति और देशभक्ति। और हम देखते हैं द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली हिंदी है उसे काव्य में स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ग्रियर्सन हैं या अन्य जो बड़े विद्वान हैं उनका ऐसा मानना है कि खड़ी बोली हिंदी काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए भारतेंदु युग में जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज थी और गद्य खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया। और भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि जो कविता के उपादान थे वो सीमित थे। उपादान यानी कि काव्य के विषय, जिस विषयों को लेकर कविता लिखी जा रही थी वो विषय एकदम सीमित थे, यानी सीमित विषयों को लेकर ही कविताएं लिखे जा रहे थे। और अधिकांशतः वो कैसे थे, एकदम पृष्ठपेषित यानी कि घिसे पिटे विषय को लेकर कविताएं हो रही थी, जैसे कि वही भक्ति, वही रीति निरूपण, वही नायिका भेद, वही श्रृंगार रस। यानी कि ये जो भक्ति काल रीति काल में कविताएं हो रही थी उसी विषयों को लेकर भारतेंदु युग में भी कविताएं हुई। इसीलिए वो विषय कैसे हो गए थे, एक प्रकार से घिसे पिटे। और भारतेंदु युग की जो काव्य भाषा थी वो कैसी थी, परंपरागत थी। परंपरागत यानी कि जो एक परंपरा से चली आ रही थी, जैसे कि ब्रज भाषा। ब्रज भाषा हम देखते हैं कि आदिकाल में अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग था, फिर भक्ति काल में कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया, फिर रीतिकाल का जितना भी साहित्य लिखा गया सब ब्रज भाषा में लिखा गया। और भारतेंदु युग में भी जो काव्य की भाषा रही वो ब्रज भाषा थी, इसीलिए वो परंपरागत भाषा में भारतेंदु युग में कविता हुआ, यानी कि ब्रज भाषा में कविता लिखा गया भारतेंदु युग में। परंतु द्विवेदी युग में नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा को एक करने पर जोर दिया गया। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में नायिका भेद पर कविताएं नहीं लिखी गई, यानी कि नायिका भेद को छोड़कर अन्य सभी विषयों का प्रयोग कविताओं में देखने को मिला। और हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों को ऐसा परामर्श दिया था कि आप लोग क्या करो कि जो अलग अलग प्रकार के छंद हैं उन छंदों को लेकर आप क्या करो कि कविता लिखो। उन्होंने छंदों के विशेषीकरण पर बल दिया था। इसी कारण चाहे वो गुप्त हो, हरिओंद हो, रामनरेश त्रिपाठी हो, इन सभी कवियों ने क्या किया कि एक विशेष छंद को लेकर कविता लिखी। इसीलिए हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य में छंदों के विविध मुखी प्रयोग देखने को मिलते हैं। साथ में जो सभी काव्य रूप है उनका भी प्रयोग द्विवेदी युग में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, फिर उसमें महाकाव्य, खंड काव्य, प्रगीत, गीति शैली, इन सभी शैलियों का प्रयोग द्विवेदी युगीन काव्य में देखने को मिलता है। और साथ में हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हिंदी हो गई, यानी कि खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य लिखा गया। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता आई। द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि विषय की दृष्टि से काफ़ी विविधता आई, यानी कि विविध विषयों को लेकर कविता लिखा गया। इसके साथ हम देखते हैं कि विविध विषयों को काव्य में समावेश करने के कारण ही कविता में नवीनता भी देखने को मिलती है। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनाए गए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो भाषा को लेकर किया। उन्होंने ब्रज भाषा की स्थान पर
खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कविताओं में किया। द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। जैसे हम देखते हैं कि द्विवेदी जी का ऐसा मानना है कि भाषा का शुद्ध प्रयोग काव्य में होना चाहिए। इससे पहले हम देखते हैं कि कविता के क्षेत्र में हम देखते हैं, चाहे वो भारतेंदु युग की बात करें या रीतिकाल की बात करें या भक्ति काल में देखते हैं हम, तो उसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा था। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रज भाषा में कविता लिख रहा है, तो ब्रज भाषा में कविता लिखने के बावजूद भी वो अपने भाषा में अवधी के शब्दों का, बुंदेलखंडी के शब्दों का, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जिसके महावीर प्रसाद द्विवेदी सख्त खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने शुद्ध भाषा पर कविता लिखने का जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वर्तनी की एकरूपता पर भी विशेष ध्यान दिया। उनका ऐसा मानना है कि वर्तनी भी कैसी होनी चाहिए, वो व्याकरण की दृष्टि से ठीक होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में या उससे पहले जो कविता लिखे जा रहे थे, उसमें कवियों के द्वारा वर्तनी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वर्तनी यानी कि जो हम कुछ लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, तो उसमें जो मात्राओं का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि कहीं पर कोई कवि वही बात लिखने के लिए, वही शब्द लिखने के लिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर रहा है, तो कोई वही शब्दों को बड़ी ई की मात्रा में लिख रहा है, तो कोई छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग कर रहा है, तो कोई बड़े ऊ की मात्रा का। यानी कि मात्राओं में कहे या वर्तनी में कहे तो एक रूपता नहीं था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कवियों को परामर्श दिया कि आप लोग भाषा का शुद्ध प्रयोग तो करो, उसके साथ में वर्तनी का भी व्याकरण की दृष्टि से सही प्रयोग करो। इसलिए इस युग की काव्य भाषा व्याकरण की दृष्टि से सामान्यतः शुद्ध है तथा वर्तनी की दृष्टि से उसमें भारतेंदु युग जैसी अस्थिरता नहीं है। इसी कारण हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रयासों के कारण कि द्विवेदी युग में जो काव्य लिखे गए उसकी भाषा शुद्ध है, और उसमें जो वर्तनी का प्रयोग किया गया है वो भी, उसमें भी भारतेंदु युग की तरह अस्थिरता नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में कवियों ने वर्तनी पर ध्यान नहीं दिया था, इसके कारण उनकी भाषा में वर्तनी में अस्थिरता थी। वो सब बातें हम भारतेंदु युग में तो देखते हैं, पर द्विवेदी युग में नहीं देखने को मिलता है। इसी कारण द्विवेदी युग में शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया, और साथ में वर्तनी की दृष्टि से भी इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। द्विवेदी युग में हिंदी के सभी छंदों के प्रयोग के साथ ही संस्कृत वृत्तों तथा उर्दू वृत्तों का भी प्रयोग किया गया। तो हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा परामर्श कवियों को दिया था कि आप लोग छंदों के विशेषीकरण पर ध्यान दीजिए, और साथ में जो विविध प्रकार के छंद है उसका प्रयोग अपनी कविताओं में कीजिए। जिसकी बात को मानते हुए कवियों ने ऐसा किया, अपने काव्य में अलग अलग छंदों को लेकर कविताएं लिखी। तो इसके कारण हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में छंदों को लेकर काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसमें संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर भी कविताएं लिखी गई, उर्दू के वृत्तों पर भी कविताएं लिखी गई। द्विवेदी कालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, पहला है राष्ट्रीयता। और हम देखेंगे द्विवेदी युगीन काव्य की क्या विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है कि राष्ट्रीयता। द्विवेदी युग में कवियों ने भारतेंदु कालीन कवियों की तरह राजभक्तिपूर्ण कविताएं नहीं रची। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने केवल देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। जैसे कि हम भारतेंदु युग में देखते हैं तो उसमें कवियों के दो वर्ग थे। एक कवि ऐसे थे जिन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी, तो दूसरे कवि ऐसे भी थे जिन्होंने राजभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी। यानी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ अच्छे जो कार्य हुए थे उन सभी की प्रशंसा में काव्य लिखे, वो राजभक्ति के अंतर्गत आता है। परंतु हम द्विवेदी युग में देखते हैं तो उन्होंने अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते हुए कोई काव्य नहीं लिखा। उन्होंने केवल अंग्रेज़ों का विरोध किया, अपने देश के प्रति प्रेम का वर्णन किया, और जो भारत देश गुलाम था उसकी जो विवशता है, दुर्दशा है, उस बातों का वर्णन किया। पर अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने कोई भी प्रेम भावनापूर्ण कविताएं नहीं लिखी। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। तो द्विवेदी युग के जो कवि है उनका ऐसा मानना है कि
जो पराधीनता है, भारत देश की जो गुलामी है, वो सबसे बड़ा अभिशाप है। तो उससे मुक्त होने के लिए, भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्रांति करने की आवश्यकता है। और क्रांति करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़े, हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा संदेश इन कवियों ने दिया। नाथूराम शर्मा शंकर ने बलिदान गान कविता में लिखा है, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो नाथूराम शर्मा शंकर लिखते हैं कि हमें अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अगर हमें अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़े, हमें अपने प्राणों की भी बाजी लगानी पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना है। द्विवेदी युगीन कवियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत के गौरव का गान करते हुए देश की वर्तमान दशा पर शोक प्रकट किया है। देश की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ प्रथाओं तथा धार्मिक आडंबरों का चित्रण द्विवेदी युगीन कवियों ने अपने काव्य में किया है। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर उन्होंने निरंतर बल दिया। मातृभूमि की महिमा का गान भी देशभक्ति का ही अंग है, जिसकी ओर अनेक कवियों ने आग्रहपूर्वक ध्यान दिया। हम द्विवेदी युग में देखते हैं कि कवियों ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपने अतीत के गौरव का गान किया। भारत देश की जो अतीत है, उसकी जो संस्कृति है, उनके जो भी इतिहास में ऐसे वीर योद्धा, राजा, महापुरुष हुए हैं जिनके ऊपर हम गर्व कर सके, तो उनका चित्रण अपनी कविताओं में किया और भारतवासियों में एक प्रकार से उत्साह और प्रेरणा जगाने का काम भी इन कवियों ने किया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन कवियों ने भारत देश की अतीत का गौरव तो किया, पर उस बात का संबंध इन कवियों ने वर्तमान समस्याओं के साथ भी जोड़ा। यानी कि सिर्फ केवल उन्होंने अतीत का ही वर्णन नहीं किया, इसके साथ हम देखते हैं कि उन्होंने उस अतीत का वर्तमान के साथ संबंध जोड़ने का भी काम किया है। यानी कि अतीत की अपने गौरवशाली जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने भारत देश में किस प्रकार से वर्तमान में दुर्दशा है या भारत की किस प्रकार दयनीय स्थिति है, उस बात का भी चित्रण देखने को मिलता है। जैसे कि गुप्त जी का एक काव्य है भारत भारती, उसमें पहले तो भारत देश के जो अतीत में जो पात्र हुए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, ऐसे महापुरुषों का वर्णन किया है, इनकी वीरता पराक्रम का वर्णन किया है। पर उसके साथ ही भारत की ऐसी स्थिति का वर्णन भी किया है जैसे कि आलस के कारण, भोग विलास के कारण हमारे भारत देश की क्या स्थिति हो गई है, इन सभी बातों का भी वर्णन उन कविताओं में देखने को मिलता है। और पराधीनता में भारत की जो दयनीय स्थिति है, उन सभी बातों का चित्रण भी भारत भारती में देखने को मिलता है। इसके साथ हम देखते हैं कि देश की आर्थिक विपन्नता, जिस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज भारत को एक प्रकार से लूटकर उसे अंदर से खोखला किए जा रहे थे, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो रही थी, उन बातों का भी वर्णन इन कविताओं में देखने को मिलता है। साथ में जो समाज में जो हमारे कुरीतियाँ थी, समस्याएं थी, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, ऐसे अनेक समस्याएं और कुप्रथाएं थी, तो इन सभी बातों का वर्णन भी कवियों ने अपने काव्य में किया है। साथ में हम देखते हैं कि इन सभी कवियों ने स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या विरोध भी किया है। और इन्होंने ऐसा माना है कि अपने मातृभूमि की प्रशंसा करना ही देशभक्ति है। यानी कि इन सभी कवियों ने अपने मातृभूमि की प्रशंसापूर्ण कविताएं भी लिखी है। तीसरा पॉइंट है काव्य में, दूसरा पॉइंट है काव्य में सामान्य जन को स्थान। पूर्ववर्ती युग में काव्य में ईश्वर, राजा, सामंत तथा नायिकाओं को ही काव्य का विषय बनाया गया था, किंतु इस युग में सामान्य मानव को काव्य में स्थान दिया गया। द्विवेदी युग में दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा ही कारुणिक वर्णन हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की किसान 1917, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ 1917 तथा
गया प्रसाद शुक्र स्नेही की कृषक क्रंदन कृषक जीवन संबंधी प्रभावी रचनाएं हैं। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग के कवियों ने संकेत किए हैं। इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य में जनसाधारण को काव्य विषय के रूप में पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ। हम द्विवेदी युग में देखते हैं कि जो सामान्य जन हैं, यानी कि समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो सामान्य कहे जाते हैं, उनका चित्रण कविताओं में देखने को मिलता है। और द्विवेदी युग से पहले के काव्य हम देखते हैं तो भगवत या तो काव्य के विषय थे ईश्वर, राजा, सामंत या कोई नायिका। इन विषयों को ही केंद्र में रखकर या इन पात्रों को ही केंद्र में रखकर कविताएं लिखी जा रही थी। जैसे कि हम रीतिकाल में देखते हैं तो अधिकांश कविताएं जो लिखी गई या तो नायिका को लेकर लिखी गई या तो अपने आश्रयदाताओं को लेकर कवियों ने लिखा है। इस कारण उन काव्यों में मुख्य रूप से या तो श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है या तो वीर रस का। परंतु हम द्विवेदी युग में देखते हैं कि जो सामान्य इंसान है, जैसे कि मजदूर, किसान, विधवा, नारी, जो समाज में उपेक्षित हैं, इन सभी विषयों को, पात्रों को लेकर कविताएं लिखी गई हैं। जिसमें गुप्त जी हैं और नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं। इन सभी कवियों ने क्या किया कि समाज के ऐसे वर्ग जो उपेक्षित कहे जाते थे, उन सभी वर्गों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। जैसे कि नाथूराम शर्मा शंकर ने गर्भरंडा रहस्य नाम की जो उनकी कविता थी, उसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली जो कन्या है उसका वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार हमारे समाज की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक लड़की या एक बच्ची जो गर्भ में ही होती है और उसका विवाह हो जाता है और उसका पति मर गया तो वो गर्भ में ही विधवा हो जाती है। इन सभी समस्याओं का चित्रण द्विवेदी युगीन काव्य में देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य में सामान्य इंसान को, सामान्य मानव को काव्य का विषय बनाया गया। नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से ग्रहित कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित उज्ज्वल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में असत पर सत्य की विजय दिखाई गई है। हरिओम कृत प्रिय प्रवास 1914, मैथिली शरण गुप्त कृत रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन 1917 आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया। प्रिय प्रवास, साकेत, मिलन आदि में उसका उदात्त स्वरूप देखा जा सकता है। राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण की कांति के दर्शन कर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती है। उर्मिला अपने मन को प्रिय पद का विघ्न बनने से रोकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करने वाले व्यक्ति थे। इस कारण द्विवेदी युग में जो काव्य लिखे गए वो उनकी ही प्रेरणा से आदर्शवादी काव्य लिखे गए। और दूसरा कारण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और उस समय सरस्वती पत्रिका काफ़ी सम्मानित पत्रिका मानी जाती थी, जिसमें अगर किसी कवि की रचनाएं छपती हैं तो वो उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। तो जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उन्होंने ऐसा कवियों को परामर्श दिया था कि आप लोग नीति और आदर्शपूर्ण कविताएं लिखिए जिसमें कि अश्लीलता का समावेश बिल्कुल भी ना हो। इसी कारण हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य में श्रृंगार रस और अश्लीलता का वर्णन नहीं देखने को मिलता है। उसमें नायिका भेद, नक्सिक वर्णन नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि इन कवियों ने क्या किया है कि इतिहास पुराण से कथाएं ली हैं और उसके साथ अपनी कल्पनाश्रित, यानी कि अपने कल्पना के माध्यम से या कल्पना का प्रयोग करते हुए उन्होंने काव्य लिखे हैं। इतिहास पुराण से जो कथाएं ली हैं उसके साथ उन्होंने एक प्रकार से अपने कल्पना का भी प्रयोग किया है और एक ऐसी काव्य लिखने की कोशिश की है जिससे हमारे समाज में एक आदर्श की स्थापना हो सके। जैसे कि प्रिय प्रवास हो गए, साकेत हो गए, इनमें एक आदर्श की भावना देखने को मिलती है।
जिसमें मर्यादाओं का भी पालन किया गया है। तो इनमें जो प्रेम का चित्रण भी हुआ है वो रीतिकालीन कवियों की तरह उसमें एक प्रकार से अश्लीलता नहीं है। उस इन प्रेम का जो चित्रण हुआ है, इन कविताओं में जो प्रेम का चित्रण हुआ है उसमें प्रेम का उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है इतिवृत्तात्मकता। रीतिकालीन कविता में मुक्तक शैली की प्रधानता थी, जो श्रृंगारी रचनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। यही मुक्तक शैली भारतेंदु युगीन कविताओं में प्रयुक्त होती रही। हम देखते हैं कि रीतिकाल में मुख्य रूप से मुक्तक शैली का ही प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय की जो कविताओं के विषय थे वो श्रृंगार रस को लेकर या श्रृंगारपूर्ण कविताएं ही लिखी जा रही थी, और श्रृंगार रस को लेकर या श्रृंगारी कविताएं लिखने के लिए मुक्तक शैली काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। और दूसरा कारण है कि उस समय राजाश्रित कवि हुआ करते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य काव्य लिखने का था धनार्जन करना, यानी कि पुरस्कार प्राप्त करना राजाओं के द्वारा। इस कारण उन्होंने क्या किया कि राजा को मुक्तक काव्य सुना सुना के धन प्राप्त किया, इसीलिए उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग ज़्यादा किया। परंतु हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में आकर श्रृंगार रस पर अंकुश लग गया, यानी कि श्रृंगार रस को लेकर कविताएं नहीं हुई। इसके कारण मुक्तक रचना में भी कमी आ गई। अब इतिवृत्त कथा पर अधिक जोर दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं परिणाम में अधिक लिखी जाने लगी। तो द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि इतिवृत्त यानी कि कथा को लेकर कविताएं ज़्यादा लिखी गई, तो जिसके कारण हम देखते हैं कि ऐसी रचनाओं लिखने के लिए, ऐसी कविताएं लिखने के लिए जिसमें कथा हो, उसके लिए प्रबंध शैली ही उपयुक्त है या उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में कथा को आधार बनाकर ही कविताएं लिखी जाने के कारण इसमें इतिवृत्तात्मक शैली या प्रबंध शैली का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युग में रीतिकालीन परिपाटी पर प्रकृति चित्रण नहीं किया गया। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं की रचनाओं में प्रकृति की मनमोहक चित्रण देखने को मिलता है। हरिओं ने अपने प्रिय प्रवास में प्रकृति की सूक्ष्म मनोहारी छटा का अंकन किया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखावर थी अब राजती, कमलेली कुल वल्लभ की प्रभा। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में रीतिकाल की तरह या रीतिकाल की परिपाटी में बंधकर कविताएं नहीं लिखी गई, यानी कि जैसा वर्णन रीतिकाल में प्रकृति का हो रहा था या प्रकृति चित्रण का वर्णन रीतिकाल के इन कवियों द्वारा हो रहा था, वैसा वर्णन भारतेंदु द्विवेदी युगीन कवियों ने नहीं किया है। जैसे हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का एक प्रकार से सिर्फ निर्वाह ही किया है, प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण नहीं किया है, वैसा वर्णन द्विवेदी युगीन काव्य में नहीं देखने को मिलता है। इन कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य के रूप का, जो उसका नैसर्गिक रूप है, उसका एक प्रकार से काफ़ी अच्छा वर्णन किया है अपनी कविताओं में। देश का अतीत गौरव और संस्कृति। द्विवेदी युगीन कविता में लोक सेवा, विश्व प्रेम, लोक रक्षा, कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व आदि की भावनाएं देखने को मिलती है। इस युग के कवि ने अपने अतीत राम और कृष्ण आदि की कथाओं में विविध नवीन तत्वों का समावेश करके उनकी बुद्धिसम्मत व्याख्या प्रस्तुत की। कवि ने अतीत के गौरव का स्मरण दिलाकर वर्तमान के निर्माण का उत्साह भरना चाहा है। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की तथा वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। है रहे गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के वचन भी साक्षी हमारे हो रहे। हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य में जो भारत देश का अतीत गौरव है और संस्कृति है, उसका गुणगान देखने को मिलता है। इन कवियों को अपने देश की संस्कृति और गौरव पर गर्व था, यानी कि इन कवियों ने अपने कविताओं में अपने देश की जो अतीत घटनाएं हैं और अपने देश की जो संस्कृति है, इसका उन्होंने वर्णन किया है।
इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन्होंने जो राम हैं, कृष्ण हैं, इनकी कथाएं लेकर और इसमें नवीन तत्वों का समावेश किया। यानी कि इनके राम या कृष्ण भक्तिकालीन राम और कृष्ण की तरह नहीं हैं। जैसे कि हम प्रिय प्रवास में हम देखते हैं, जिसमें कृष्ण और राधा का वर्णन हुआ है, और कृष्ण और राधा का वर्णन भक्तिकालीन कृष्ण काव्य में भी हुआ है, पर दोनों में अंतर है। हम प्रिय प्रवास की राधा को देखते हैं कि जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो राधा आंसू नहीं बहाती है। वो एक प्रकार से अपना पूरा जीवन देश सेवा और समाज सेवा पर या समाज सेवा के लिए समर्पित कर देती है। वहीं हम कृष्ण काव्य की राधा की बात करते हैं तो वो एक प्रकार से विरह में अपनी वेदना को व्यक्त करती है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वो आंसू बहाती है। वहीं हाँ, हम इन कवियों के द्वारा हम देखते हैं कि उसमें नवीन उद्भावनाएं भी की है। यानी कि उन्होंने राधा और कृष्ण को भले ही लिया है, पर उसको एक अलग ढंग से नए नवीनता के साथ उसे प्रस्तुत किया है। और इन कवियों ने एक प्रकार से अपने देश की जो अतीत गौरव है या ऐसी बातें या ऐसी वस्तु जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, उन सभी का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। जैसे कि ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां है भारत भारती में से कि वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। है रहे गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के वचन भी साक्षी हमारे हो रहे। इसमें जो आर्य संस्कृति है इसके ऊपर इसका वर्णन किया गया है, और हमारे देश की जो विद्या है, कला है, कौशल, इन सभी चीज़ों की बखान किया गया है कि भारत की स्थिति आज भले ही खराब है, पर एक ज़माना था जब भारत कह सकते हैं कि आध्यात्म में विश्व का गुरु माना जाता था, संस्कृति में ये सभी देशों की संस्कृति से श्रेष्ठ माना जाता था। और ये केवल भारत के नहीं, जो अन्य विदेशी लोग हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। जैसे कि जब स्वामी विवेकानंद का शिकागो में भाषण हुआ था, उसके बाद वहाँ के एक अंग्रेज विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे द्वारा ईसाई मत का प्रचार करने के लिए लोगों को भारत में भेजना सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी आध्यात्मिकता संस्कृति हमारे धर्म से या हमारे देश की संस्कृति से काफ़ी श्रेष्ठ है। इसलिए वहाँ पर इन ईसाई मिशनरियों को भेजना सबसे बड़ी मूर्खता थी। इस बात को स्वयं एक अंग्रेज विद्वान ने स्वीकार किया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत देश की जो संस्कृति है या उसका जो आध्यात्मिक श्रेष्ठता है, उसे केवल भारत के लोग ही श्रेष्ठ नहीं मानते, अन्य जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन विद्वानों ने भी भारत की आध्यात्मिकता को और संस्कृति को श्रेष्ठ माना है। काव्यानुवाद। द्विवेदी युग के कवियों ने मौलिक रचनाओं के साथ साथ श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद भी किए। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन के 2 बंगला काव्यों मेघनाद वध और विरहंगिनी ब्रजांगना का काव्यानुवाद किया। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया तथा ट्रेवरर के डेटर्टेज विलेज का अनुवाद उजर ग्राम नाम से किया। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में मौलिक रचनाएं तो कवियों ने लिखी, इसके साथ जो दूसरों के काव्य थे, जैसे कि अंग्रेजी की बात करें या संस्कृत के कवियों के काव्य, उनका उन्होंने हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद भी किया। यानी कि द्विवेदी युग में मौलिक रचनाओं के साथ अनुवाद का भी काम काफ़ी हुआ। आठ नंबर का पॉइंट है नवीन तथा साधारण विषय। द्विवेदी युग में कवियों ने नवीन विषयों को काव्य का विषय बनाया। नायिका भेद को छोड़कर सभी विषयों पर कविताएं लिखी गई। देश दशा, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि विषयों पर कवियों ने काव्य रचे। हम द्विवेदी युग में देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के और नायिका भेद के सख्त खिलाफ थे। इसलिए श्रृंगार रस को लेकर जो नायिका भेद का वर्णन कवियों के द्वारा हो रहे थे, ऐसी रचनाएं द्विवेदी युगीन काव्य में नहीं देखने को मिलती है। यानी कि द्विवेदी युगीन काव्य में नायिका भेद नक्सिक वर्णन नहीं हुआ है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि इन विषयों को छोड़कर जो अन्य विषय हैं, जैसे कि समाज के देश दशा, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम या आचरण संबंधी कुछ बातें, इन सभी विषयों को लेकर कविताएं लिखी गई। यानी कि केवल नायिका भेद और श्रृंगार रस के जो एक प्रकार से ऐसे वर्णन जो कि जिसमें अश्लीलता हो, ऐसे वर्णन द्विवेदी युगीन काव्य में नहीं लिखे गए। उन नायिका भेद को छोड़कर और श्रृंगार रस को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर कविताएं द्विवेदी युगीन काव्य में देखने को मिलती है, जिसमें समाज सुधार, देश सेवा, देश प्रेम ये मुख्य थे। सभी काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग में काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत आदि सभी काव्य रूपों में रचना हुई। कथाश्रित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि, हरिऔंध का प्रिय प्रवास आदि महाकाव्यों की रचना इसी युग में हुई। साथ ही अनेक मुक्तक तथा प्रगीत काव्य भी इस युग में ही कवियों ने रचे। हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य में काव्य के सभी रूपों का प्रयोग हुआ है, चाहे वो प्रबंध शैली की बात करें, मुक्तक शैली की बात करें जिसमें खंड काव्य, महाकाव्य, प्रगीत, गीति शैली, इन सभी शैलियों को लेकर काव्य लिखे गए। यानी कि काव्य के जितने भी रूप होते हैं उन सभी रूपों का प्रयोग द्विवेदी युगीन काव्य में देखने को मिलता है। और द्विवेदी युगीन हम काव्य में देखते हैं कि कवियों को कथाश्रित यानी कि ऐसी कविताएं लिखने में ज़्यादा सुगमता या उन्हें ज़्यादा रुचि थी जो जिसमें कथा हो। तो इस कारण कथा को लेकर कविता अधिकता से लिखी जाने के कारण या प्रधानता से लिखी जाने का कारण उन्होंने प्रबंध शैली को अपनाया। आगे हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में स्थान प्राप्त हुआ। भारतेंदु युग में कविता के लिए ब्रज भाषा ही प्रचलित रही और खड़ी बोली का प्रयोग गद्य के लिए किया जाता था, किंतु द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, जिसमें मैथिली शरण गुप्त तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का योगदान महत्वपूर्ण रहा। गुप्त जी ने भारत भारती, जयद्रथ वध आदि रचनाओं द्वारा खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, तो हरिऔंध जी ने प्रिय प्रवास में खड़ी बोली का प्रयोग किया, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी, परंतु द्विवेदी युग में आकर चाहे वो काव्य हो या गद्य, यानी कि गद्य और पद्य दोनों की मुख्य भाषा क्या हो गई? खड़ी बोली हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग द्विवेदी युगीन काव्य में और गद्य में किया गया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी को लोकप्रिय और उसकी प्रसिद्धता को बढ़ाने में जो गुप्त जी हैं और हरिऔंध जी हैं इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि गुप्त जी का भारत भारती काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जयद्रथ वध काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, फिर इसके साथ ही हरिऔंध का प्रिय प्रवास काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य माना जाता है और प्रिय प्रवास को हिंदी की खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। आखिरी पॉइंट है छंद वैविध्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध में कवियों को यह परामर्श दिया कि काव्य में पुराने छंदों के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग भी करें। वंशस्य, शिखरिणी, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, तांटक, लावनी जैसे छंदों का प्रयोग द्विवेदी युगीन कवियों ने कुशलता के साथ किया। हम द्विवेदी युग में देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को ऐसा परामर्श दिया था कि आप लोग छंदों को, जो छंदों के विविध रूप है यानी कि विविध प्रकार के छंदों का काव्य में प्रयोग कीजिए। इस बात को मानते हुए चाहे वो गुप्त हो, राम नरेश त्रिपाठी हो, हरिऔंध हो, इन सभी कवियों ने अपने काव्य में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। धन्यवाद।